Hello everybody, good afternoon. How are you all? शेयर्स रिवाइज किया है सबने घर पे? मेरे साथ रिवाइज करना है. ब्लैंक फेसेस लेके तो नहीं बैठना ना कि मैम पढ़ाती जाएंगी बोलती जाएंगी और हम बस सुनते जाएंगे. इतना भी ब्लैंक नहीं है, ठीक है. तो व्हाट वी विल डू, पहले 4 सेक्शंस तुम नोट से देखोगे, हम उन्हें रिवाइज करेंगे. 4 सेक्शंस तुम नोट से देखोगे. गिफ्ट बॉक्सेस कर करके तुम्हें नोट से देखना है, ठीक है. बिकॉज मैं ही बोलती जाऊं वो फायदा नहीं है. सो हमने टोटल कितने गिफ्ट बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिफ्ट बॉक्सेस हैं. पहले 2 गिफ्ट बॉक्सेस में दैट इज 43 46 47 48 फटाफट देख कर आओ. याद नहीं करना, सिर्फ एक रीडिंग लेनी है कि हाँ हमें याद आ गया क्या था इन गुजरे हुए सेक्शंस में, ठीक है. फटाफट यस. चलो जी, क्या कहते हैं हमारे पहले 4 सेक्शन. काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. 2 तरीके के शेयर कैपिटल होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस. इक्विटी में विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स भी हो सकते हैं, विद सेम वोटिंग राइट्स भी हो सकते हैं. प्रेफरेंस में प्रेफरेंस मिलती है ओवर डिविडेंड भी और ओवर कैपिटल भी, ठीक है. फिर यहां पर आया था हमारे पास जो इंपॉर्टेंट था, जिसको मैं यहां बोलती हूं दैट इज रूल 4, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. रूल 4 क्या कहता था कि आप कंडीशंस बताओ कि कब कब आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ शेयर्स को क्या कर पाओगे, इशू कर पाओगे. कैसे किया था हमने, कैसे इशू कर पाएंगे हम डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ? एओए ओआर 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आफ्टर इशू ऑफ डीवीआर्स. टोटल डीवीआर्स वाले शेयर 74% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं होने चाहिए. उसके बाद लास्ट 3 सालों में लेके 2 बातें की थी. लास्ट 3 सालों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और लास्ट 3 सालों में कंपनी को पीनलाइज नहीं किया होना चाहिए अंडर सेबी, आरबीआई, सिक्रा, फेमा, ठीक है. इन लास्ट 3 इयर्स कोई डिफॉल्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस एनुअल रिटर्न में, और पीनलाइज नहीं किया गया है सेबी, आरबीआई, सिक्रा, फेमा में, ठीक है. नेक्स्ट आता है सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है, DDDI. DDDI में कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है. डिविडेंड, डिपॉजिट्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स, और उन पे कोई इंटरेस्ट. नेक्स्ट क्या आता है कि डिफॉल्ट इनमें हुआ, 5 सालों से ठीक हुए हो गए, तब आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ इशू कर सकते हो. यहां पर क्या था, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज थे एम्प्लॉइज के, कोई आपने टर्म लोन ले रखा था वो, आपने इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में क्रेडिट करने में डिफॉल्ट किया वो, और इंटरेस्ट देयर ऑन. तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा कोई डिफॉल्ट किया, उसको ठीक हुए अगर 5 साल हो गए, तब आप डीवीआर इशू कर सकते हो.
existing with same rights cannot be converted into इक्विटी विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सारे राइट्स एंजॉय करते हैं ये, और इनका भी रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। तो यहां पर सिर्फ एक रूल 4 आया जिसमें हमारे पास क्या आई, जिसमें हमारे पास कंडीशंस आई। क्या क्या कंडीशंस आई वो हमने कर ली, ठीक है। इसी समरी वाले बॉक्स पे, पेज पे अपने बॉक्सेस को बड़ा बनाते हुए एरो लगा के तुम्हें सारे क्या लिखने हैं, कंडीशंस लिखनी है रूल 4 की, ठीक है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट हमें मिलेगा अगर अलॉटमेंट हुई है तो 2 महीने के विद इन मिलेगा, अगर ट्रांसफर है तो 1 मंथ के विद इन मिलेगा, डिबेंचर्स है तो 6 मंथ्स के विद इन मिलेगा। क्या डुप्लीकेट भी ले सकते हैं? यस, डुप्लीकेट भी ले सकते हैं। अगर हम ये कह दें क्या कि खो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, डिफेसिड हो गया है, म्यूटिलेटेड हो गया है, टर्न हो गया है, ठीक है। उसके बाद साइन कौन करेगा? साइन बाय 2 डायरेक्टर्स और डायरेक्टर प्लस सेक्रेटरी इफ एनी। ओपीसी में सिर्फ डायरेक्टर करेगा प्लस सीएस या एनी अथॉरिटी बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहां पर हमारे पास एक साइनिंग की बात आ गई, यहां पर लिख लेंगे, यहां पर लिख लेंगे एक साइन ऑन शेयर सर्टिफिकेट, जो तुम्हें इन गिफ्ट बॉक्सेस में लिखना है जिससे तुम एट अ ग्लांस सब कुछ देख सको। फिर आता है वोटिंग राइट। इक्विटी हर पे वोट करेंगे, प्रेफरेंस सिर्फ 3 जगह वोट करेंगे। कब कब वोट करेंगे प्रेफरेंस? जब डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे होंगे उनके राइट्स, वाइंडिंग अप हो रही होगी, रिडक्शन हो रहा होगा, और अगर 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया, चाहे क्यूमुलेटिव हो चाहे नॉन क्यूमुलेटिव हो, तो सारे रेजोल्यूशंस पे करेंगे। नेक्स्ट आता है वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। आपको क्या करना पड़ेगा वेरिएशन के लिए? 3/4 कंसेंट इन राइटिंग या स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए एमओए एओए में प्रोविजन होना चाहिए। अगर प्रोविजन नहीं है तो इशू करते वक्त वेरिएशन पे प्रोहिबिशन नहीं होनी चाहिए। इशू करते वक्त वेरिएशन पे प्रोहिबिशन नहीं होनी चाहिए। अगर वेरिएशन से किसी दूसरी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को भी प्रॉब्लम आ रही है तो क्या उनके भी 3/4 से कंसेंट लेना है? यस। अगर मिनिमम 10% चाहें तो ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी डिसीजन ट्रिब्यूनल लेगा वो फाइनल होगा, ठीक है। तो ये हमारे कौन से सेक्शंस हुए? ये हमारे सेक्शन हुए 4 सेक्शन, 43, 46, 47 एंड 48। यहां पर इक्विटी प्रेफरेंस की आ गई और यहां वेरिएशन आ गया। तो हमने सिर्फ ये बातें लिखी जो हमें बाकी साइनिंग से या बाकी कंडीशन से कंफ्यूज कर सकती हैं। ये वाला तो हमें कंफ्यूज करेगा ही नहीं, और ये भी कंफ्यूज नहीं करेगा, ये तो बिल्कुल अलग है। अब तुम्हें फटाफट सिर्फ रीडिंग लगा के आनी है। ये तीनों तो मैं तुम्हें करा ही देती हूँ। ये सबसे इजी बॉक्स है कि जो भी कॉल्स हैं सेम क्लास की वो यूनिफॉर्म बेसिस पे मंगाओगे। कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई इंक्रीज्ड वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। अगर कॉल नहीं पे करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा वोटिंग राइट, और डिविडेंड दिया जाता है इन प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट पेड अप। जितना भी मिल गया है उस पे डिविडेंड दिया जाएगा। अब जाओ प्रीमियम पे। इसमें कोई स्टार नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रीमियम 5 जगह यूज किया जा सकता है और ये कहीं कंफ्यूजन की बात नहीं है हमारे पास। डिस्काउंट पे भी स्टार नहीं लगाएंगे क्योंकि शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट 2 कंडीशंस। फिर हम स्वेट इक्विटी पे स्टार लगाएंगे क्योंकि इसमें हमारे पास कंडीशंस भी आई हैं, इसमें हमारे पास लिमिट भी आई है, इसमें हमारे पास लॉक इन भी आया है, इसमें हमारे पास एम्प्लॉय की डेफिनेशन भी आई है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। जाओ 52, 53, 54 को फटाफट से एक बार रीड लगा के आओ। बहुत स्पीड को अपनी रीडिंग में तेज रखना है। हाँ, वैल्यू, मैंने वैल्यू एडिशन इसलिए लिखा क्योंकि वो हमें किसी से कंफ्यूज नहीं करेगा। अभी एम्प्लॉय आगे भी आएगा एक जगह, राइट इशू में लॉक इन पीरियड भी आएगा, लिमिट भी आएंगी और कंडीशन भी। यहां पर है, इसमें वैल्यू एडिशन भी है, लेकिन वैल्यू एडिशन का हमें किसी से कंफ्यूजन नहीं है। वैल्यू एडिशन क्या होता है? वो गेन जो हमें हो गया है या हमें होगा, वो वैल्यू एडिशन होता है। चलो फटाफट रीड करके आओ, जस्ट 1 मिनट। इतना कोई भी ऐसी नहीं है जो तुम्हें लर्न नहीं होगा।
आओ जी बताओ मुझे 52 क्या है। हम यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को फॉर बी पी पीपीडब्ल्यू पीबी, यही किया था। बी से बोनस शेयर्स इशू करने के लिए फुल्ली पेड अप, पी से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, आर से राइटिंग ऑफ expenses incurred, commission paid, discount allowed, या providing premium payable on redemption of preference shares, और या फिर buyback on of own shares। लेकिन अगर हमारी कंपनी 133 के साथ कंप्लाई करती है तो प्रीमियम सिर्फ किसके लिए यूज होगा, बोनस, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड और बायबैक के लिए, इन तीन के लिए यूज होगा। अब आ जाते हैं हम किस पे, 53। क्या डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? नो, सिर्फ दो जगह डेट कन्वर्ट हो रहा है शेयर्स में, अंडर एनी स्टैट्यूटरी प्लान या डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम, और स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये दो क्या है हमारे पास, इसके एक्सेप्शंस हैं। आ जाता है हमारा स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी में क्या कहा जा रहा है, स्वेट इक्विटी वो शेयर्स होते हैं जो कौन इशू कर रहा होता है, कौन इशू कर रहा होता है, कंपनी इशू कर रही होती है अपने एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स या इंप्लॉइज को एट लेस देन मार्केट प्राइस फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्योंकि उन्होंने क्या दिया होता है हमें, कोई वैल्यू एडिशन, कोई नो हाउ, कोई हमारे को राइट्स अवेलेबल किए होते हैं इन द नेचर ऑफ आईपीआर। वैल्यू एडिशन हमने कर लिया, क्या होता है, कंडीशंस क्या क्या होती हैं, यहां पर आता है एसआर, अलॉटमेंट 12 महीने में करनी है, रेजोल्यूशन स्पेसिफाई करेगा नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस, किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ऐसी क्लास होनी चाहिए जो ऑलरेडी इशूड है, लिस्टेड हो तो सेबी फॉलो करोगे और लिस्टेड नहीं हो तो कंपनीज एक्ट फॉलो करो, ठीक है। मैक्सिमम एक साल में कितना स्वेट इक्विटी कर सकते हो, एक साल में 15% ऑफ पेड अप कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, इनमें से जो हायर आएगा दैट इज द मैक्सिमम लिमिट जो तुम एक साल में कर सकते हो, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितना कर सकते हो, नॉट मोर देन 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। लेकिन अगर स्टार्टअप है तो 5 साल तक वो कितने कर सकती हैं, 50% ऑफ पेड अप कैपिटल तक वो स्वेट इक्विटी दे सकती हैं। एम्प्लॉय कौन होता था, परमानेंट जो इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया है, डायरेक्टर होल टाइम है या नहीं है, और एम्प्लॉय या डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट इन इंडिया और आउटसाइड। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गया, विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा, इसमें लॉक इन कितने का है हमारे पास, 3 इयर्स का है जब आपको स्वेट इक्विटी दिए जाते हैं तो, राइट। 54 हो गया हमारा। अब आता है 55, अलग से हमारे पास यहां पर आया 55। कंडीशंस में 3 कंडीशन, एसआर 12 मंथ्स, सेम क्लास, लिस्टेड, सेबी, आगे का अपने आप आ जाएगा, ठीक है। 55 इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, ठीक है। इसमें क्या था, क्या यहाँ कंडीशंस थी, यस, यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस थी। क्या कंडीशंस थी, एओए एसआर क्रॉस पीपीएफ सीआरआर सेक्शन 133 और फेलियर, इजीली याद है ये। एओए में ऑथराइजेशन होनी चाहिए, एसआर पास कराना है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। पीरियड कितना होता है प्रेफरेंस शेयर्स का, पीरियड 20 इयर्स, और इंफ्रा में 30 इयर्स। 21st ईयर से 10% रिडीम करना है आउट ऑफ प्रॉफिट्स और प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। फुल्ली पेड अप ही क्या होंगे, रिडीम होंगे। नॉमिनल अमाउंट किस में डालना होगा, सीआरआर में डालना होगा। अगर सेक्शन 133 के साथ कंप्लाई करते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर सकते फॉर पेइंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर फेल हो जाते हो आप रिडीम करने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, फ्रेश इशू कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, लेकिन आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, देखो कंसेंट लेनी पड़ेगी ऑफ 3/4 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस किसकी अप्रूवल, ट्रिब्यूनल की अप्रूवल पड़ेगी, ठीक है। सो ये हमारे पास यहां पर भी कंडीशंस आ गई।
लेफ्ट साइड में देखें तो हमारे पास कंडीशन आई रूल 4 में, हमारे पास कंडीशन आई 54 में और कंडीशन आई 55 में। तो क्या इस ब्लॉक में सिर्फ 3 जगह मिली? यस। अब हम चलते हैं 56 वाले ब्लॉक में, दैट इज 56, 57, 50। इसमें जो इंपॉर्टेंट है सेक्शन, मैं इंपॉर्टेंट कह रही हूं, वो है 58। क्या यहाँ कोई कंडीशंस है? नहीं, यहाँ पर टाइम पीरियड है, दैट इज वेरी 30, 30, 60 और 30, 60। क्या कोई कंडीशन आएगी इस पूरे के पूरे बॉक्स में? नहीं। 56 से लेके 59 तक फटाफट से रिकॉल करके आओ। हाँ जी, क्या कहता है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन? क्या कह रहा है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन? क्या कह रहा है कि ट्रांसफरर और ट्रांसफरी मिलके एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसको कहते हैं ट्रांसफर डीड। जिसको क्या कहते हैं? जिसको क्या कहते हैं हम? ट्रांसफर डीड कहते हैं। सबके साइन होते हैं, स्टैंप होते हैं, डेट होती है, ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट के साथ या लेटर ऑफ अलॉटमेंट के साथ हम उसको विद इन 60 डेज कहां दे देते हैं? कंपनी को दे देते हैं। सिंपल। ये क्या था हमारा सेक्शन 56। 57 क्या कहता है हमारे को कि अगर कोई भी पर्सोनिफिकेशन करी कि मैं ओनर हूं या मेरे को बेनिफिट दे दो या फिर मेरे को पैसा दे दो, तो आप सेक्शन 447 के अंडर क्या हो जाओगे? लायबल हो जाओगे। सेक्शन 59 क्या कहता है कि अगर रजिस्टर में आपका नाम चढ़ा नहीं, चढ़ गया और उतर गया या कुछ गड़बड़ हुई है, तो आप रेक्टिफाई करा सकते हो, ट्रिब्यूनल को अपील करोगे, ट्रिब्यूनल 10 दिन में आपका काम कर देगा, ठीक है। उसके बाद आता है रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल। प्राइवेट कंपनी ने कहा कि हम रिफ्यूज करते हैं, ट्रांसफर नहीं करेंगे, और नोटिस दे दिया अगले 30 दिन में। नोटिस आया तो ट्रांसफरी क्या करेगा? अगले 30 दिन में किसको देगा? ट्रिब्यूनल को देगा। और अगर नोटिस नहीं आया तो जब इंस्ट्रूमेंट दिया था उससे 60 दिन में देगा। पब्लिक कंपनी सिर्फ कुछ रीजंस पे आपका रिफ्यूज कर सकती है, जैसे फॉर्म नहीं है, स्टैम्प नहीं है, एग्जीक्यूटेड नहीं है, इंटरेस्ट में नहीं है, या फिर कुछ फ्रॉड लग रहा है, तो ठीक है, नोटिस देना है उसे 30 दिन में, और ट्रांसफरी अपील कर सकता है अगले 60 दिन में। और अगर नहीं किया, रिफ्यूजल का नोटिस नहीं आया, तो जब इंस्ट्रूमेंट दिया था उससे 90 डेज में आप अपील कर सकते हो। ये आ गया हमारा 58। हमारा ये इजी सा ब्लॉक हो गया, डन। अब तुम्हें टाइम लगेगा कौन से ब्लॉक पे? दैट इज 61, 62, 63, 64। सबसे पहले बताओ ऑल्टरेशन में क्या पास करते हैं जब कैपिटल ऑल्टर होता है? यहां पर लिखो, अलग पेन से हम लिखते हैं, सारे वो लिखते चलते हैं कि हमें क्या क्या पास कराना है। ओआर पास किया। इस वाले ब्लॉक में क्या कहीं कुछ पासिंग की बात आई थी? रूल 4 में एसआर था, ओआर था? ओआर था, ओआर सर्टिफिकेट में नहीं था, 50, 51 नहीं था। सेक्शन 54 में क्या था? एसआर। 55 में क्या था? एसआर। ठीक है, ये साथ साथ लिखते रहो इस पेज पे, सो दैट बहुत क्लियर हो जाता है।
61 इजी था, ऑल्टर कर सकते हैं 5 तरीके से अपने शेयर कैपिटल को, और वो 64 में हमें 30 डेज में आरओसी को बताना है, ठीक है। सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यहां पर जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो कौन से आते हैं हमारे, 62 एंड 63। 62 एंड 63 क्या दोनों में ही कंडीशंस हैं, 62 और 63 में, ठीक है। 63 था बोनस और 62 था फर्दर इशू ऑफ कैपिटल। सो गिविंग यू 2 मिनट्स। उसके बाद रिडक्शन में भी कंडीशंस आएंगी, बायबैक में भी कंडीशंस आएंगी, और 71 में भी कंडीशंस आएंगी। तो अब मोटा पार्ट शुरू होता है चैप्टर का 62 63 को। आई विल गिव यू टाइम, 62 एंड 63 को रिवाइज करो। चलो जी आओ, 62 एंड 63। 62 हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 62 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अपने कौन से 3 पार्ट्स में, राइट इशू, ईसॉप्स और आउटसाइडर को देना हो तो, ठीक है। क्या हम कभी भी आउटसाइडर को दे सकते हैं? अपने शेयर होल्डर को ये कहते हुए कि आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेक है तो अब हम आपको नहीं देंगे, नहीं, ठीक है। व्हाट इज राइट इशू? जब हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रीएम्प्टिव राइट देते हैं कि आप प्रोपोर्शन में शेयर्स को ले लीजिए, ठीक है। इसमें हमारे पास कंडीशंस क्या आई थी, बी एल एम एन, ठीक है। अब बताओ क्या यहाँ पे राइट ऑफ रेनंसिएशन दिया जाता है या नहीं दिया जाता? याद रखना है, ये एमसीक्यू में आता है कि 62 में राइट ऑफ रेनंसिएशन दिया जाता है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में राइट ऑफ रेनंसिएशन नहीं दिया जाता,
ठीक है, 42 में रिनंसिएशन का राइट नहीं दिया जाता। बेसिस ऑफ ऑफर आप प्रोपोर्शनेट में दोगे। लेटर ऑफ ऑफर आप स्पेसिफाई करोगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स दे रहे हो। मिनिमम 15 की जगह अब कितने दिन हो गए हैं, मिनिमम 7 होने चाहिए। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो डिक्लाइन मार लिया जाएगा और राइट ऑफ रिनंसिएशन आपको देना ही है। मैनर आप सेंड कैसे करोगे, लिस्ट खुलने से 3 दिन पहले आप सेंड करोगे रजिस्टर्ड स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कोरियर या जिसके भी पास प्रूफ ऑफ डिलीवरी है। और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया और रिनाउंस करके भी किसी और ने शेयर्स नहीं लिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेस्ट पॉसिबल मैनर में डिस्पोज ऑफ कर देगा। सिंपल, ठीक है। कंडीशंस इसकी BLMN क्या बिल्कुल ठीक है कंडीशंस, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आता है ईसॉप पे। ईसॉप का क्या मतलब होता है, हम अच्छे इंप्लॉइज को रिटेन करने के लिए क्या देते हैं, फ्यूचर में फिक्स प्राइस पे शेयर्स देने को कहते हैं। इसकी कंडीशंस में क्या था, ईसॉप ही था। बताओ क्या था ईसॉप, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है जब एसआर पास कराना है और एक्सरसाइज प्राइस डिसाइड करना है कि किस प्राइस पे जाकर आप शेयर्स लेंगे। एसआर पास कराना है, ऑप्शन देने का और वेस्ट करने का, उसके बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। और पीरियड कितना, एज प्रिस्क्राइब्ड। यहां के इंप्लॉइज के बारे में बताओ, परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड, डायरेक्टर WTD और नॉट एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट, और यहां पर डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट भी आ जाता है। ठीक है, कोई प्रमोटर ग्रुप का होगा वो एम्प्लॉय में नहीं आएगा, और डायरेक्टर अपने रिलेटिव के साथ मिलके अगर मोर देन 10% इक्विटी लेकर बैठा है तो वो भी एम्प्लॉय में नहीं आएगा। एसआर आ गया, एक्सरसाइज प्राइस आ गया, ग्रांटिंग वेस्टिंग 1 ईयर आ गया, लॉक इन पीरियड टू बी स्पेसिफाइड बाय द कंपनी आ गया। क्लियर है बात, ठीक है। सो अगर मैं यहां पर जाऊं, वापस ऊपर देखूं, तो क्या मैं यहां पर राइट इशू में BLMN लिख सकती हूं, ठीक है। यहां पर मैं ईसॉप में ईसॉप लिख सकती हूं, और मेरे पास यहां पर क्या आ रहा है, एसआर आ रहा है, ठीक है। कन्वर्ट करना है लोन को, याद है सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जो लोन मैंने दिया है उसको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो इनटू इक्विटी शेयर, कहती है ना। कन्वर्जन अटैच्ड है तो एसआर पास करके कन्वर्ट कर दो, नहीं है। और अगर डिबेंचर्स हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट को लगता है कि कन्वर्ट कर देने चाहिए जबकि कोई कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं था, तो कंपनी को अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो 60 दिन में किसके पास जा सकती है, 60 दिन में ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है, और जो भी डिसीजन ट्रिब्यूनल देगी वो फाइनल होगा। आउटसाइडर्स को अगर देना है तो क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। फॉर कैश है तो ठीक है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करानी होगी, राइट। 63 में अब हमारे पास क्या आता है, बोनस इशू। बोनस में हमारे पास क्या क्या आया था, कहां कहां से बोनस शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, बताओ। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR अकाउंट, ठीक है। क्या क्या करना होगा, AOA, OR, कोई डिपॉजिट्स में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉइज के ड्यू में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डिविडेंड की जगह नहीं दे सकते हो, एक बार कह दिया तो देना पड़ेगा, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर लो। तो यहां पर हम जाके क्या करके आएंगे, यहां पर हम जाके 63 में लिख कर आएंगे OR, और यहां पर भी हमारे पास कंडीशंस है। ये जो मैंने पिंक कर रखे हैं ये सारे हमारे क्या हैं, कंडीशंस वाले हैं। तो सारे पिंक हैं, ये क्या हैं, कंडीशंस वाले हैं, ठीक है। क्लियर है बात। अब तुम लोगों को क्या करना है, 66 में रिडक्शन आता है। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, जो सब्सक्राइब्ड पार्ट होता है जब हम उसको कैंसिल करते हैं, 3 तरीके होते थे, जो आया ही नहीं उसको बुलाया ही नहीं, जो आ गया उसको वापस कर दिया या अपनी बैलेंस शीट को सुधार लिया, ठीक है। इसके अब कंडीशंस क्या क्या थी, फिर इसमें यहां पे SR आ गया, ठीक है। कंडीशंस को देख के आओ 66 की, और बड़ा बॉक्स 67, 68, 69, 70 भी देख कर आओ। डिबेंचर्स को अभी छोड़ देना, वेरी बिग चैप्टर दैट वी आर एबल टू रिवाइज इन हाफ एन आवर, ठीक है। सारे SR OR सबको दिख रहे हैं, कहां कहां SR है, कहां कहां OR है। मैं और क्लियरली लिखती हूं, अपनी समरीज पे सब लोगों ने लिख लेना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
66 पढ़ के आओ। जैसे ईसॉप में ईसॉप था ना, ऐसी बोनस में बोनस भी कर सकते हो। रिडक्शन के संग पूरा बायबैक करके आओ। लो जी, बोनस का भी लिख लो अगर बोनस का ही आ जाता है तो। चलो जी, आओ 66 पे। जो बात कर रहा था किससे? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। प्रोसेस में हमने क्या देखा? एओए एसआर डिपॉजिट्स में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखा ट्रिब्यूनल सारे क्रेडिटर्स की सिक्योरिटी देखता है, उसकी पावर डिस्क्रिशनरी होती है और वो नोटिस भी भेजता है सारी अथॉरिटीज को। ठीक है।
फिर जो भी वो ऑर्डर देता है प्लस जो मिनट्स होते हैं वो किसके पास जाते हैं, ROC के पास जाते हैं। 5 साल तक एंड रिड्यूस्ड लिखना होता है, सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग काम करना होता है। क्रेडिटर्स अगर ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 67, 68, 69, 70। 67 में क्या था कि आप अपनी कंपनी के खुद के शेयर्स नहीं खरीद सकते एक्सेप्ट बेट। इससे केस स्टडीज माइंड में है कैसी आई हैं, जब बैंक लेता है, आप ट्रस्टी होके होल्ड कर रहे हो फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज, और लास्ट से एम्प्लॉय से क्वेश्चन आते हैं कि आपके एम्प्लॉय को आपने लोन दिया है 6 मंथ सैलरी तक का, अदर देन डायरेक्टर और KMP, टू सब्सक्राइब फॉर फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो वो क्या नहीं माना जाएगा, परचेजिंग ऑफ ओन शेयर्स नहीं माना जाएगा, राइट। उसके बाद आया था हमारा 68, इसमें सारी कंडीशंस आ गई थी बाय बैक की। बाय बैक करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा यूज कर सकते हैं, यस। फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं, यस। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू यूज कर सकते हैं, लेकिन अर्लियर सेम काइंड की इशू की प्रोसीड्स को यूज नहीं किया जा सकता। ड्राफ्ट क्लास वर्क नोड, क्या सबको याद है, डी, डेट इक्विटी 2:1 से कम नहीं होना चाहिए। आर, रेजोल्यूशन में क्या था, 10% तक है तो बोर्ड रेजोल्यूशन, मैक्सिमम 25% तक स्पेशल रेजोल्यूशन। ए, ड्राफ्ट में ए, AOA में ऑथराइजेशन, एफ, फुल्ली पेड अप, टी, टाइम गैप बिटवीन 2 बायबैक्स 1 ईयर, सी, कंप्लीट कब तक करना है, जो एक बायबैक शुरू किया है 12 महीने तक, डब्ल्यू, किससे बायबैक कर सकते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, ओपन मार्केट से, ईसॉप से, स्वेट इक्विटी से, ठीक है। एन, नो फर्दर इशू, सेम क्लास का कब तक नहीं कर सकते, विद इन 6 मंथ्स नहीं कर सकते। ई, एक्सटिंक्ट कर देने होते हैं शेयर्स विद इन 7 डेज। आर, रजिस्टर और रिटर्न, रजिस्टर पूरा बनाओगे और रिटर्न देनी होगी 30 डेज में। डी, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना होगा कि हम इंसॉल्वेंट नहीं हो रहे हैं अगले 1 साल में। ये है हमारा बाय बैक। क्या इक्वलेंट अमाउंट CRR में जाना है, अगर बाय बैक फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से हो रहा है, फ्रेश इशू से होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारे यहाँ का फंड यूज हो रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व तो CRR बनाना है। कौन सी कंपनीज बायबैक नहीं कर सकती, DDDL, सही हुए भी 3 साल हो जाने चाहिए। डी से डिपॉजिट्स का रीपेमेंट, डी से डिविडेंड का पेमेंट, डी से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आई से इंटरेस्ट और लोन की रीपेमेंट। गड़बड़ हुआ, सही हुई, 3 साल हो गए तो बायबैक कर लो। सब्सिडरी और इन्वेस्टमेंट कंपनी से बायबैक नहीं करा सकते, और अगर आपने 92, 123, 127, 129 को फॉलो नहीं किया है तो आप बायबैक नहीं कर सकते, राइट। नाउ कम्स द लास्ट सेक्शन, दैट इज द डिबेंचर्स, ठीक है। सो अब द डिबेंचर्स को सब लोगों ने रिवाइज करना है, और उसके साथ हमारे इस चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी।
डन। क्या कहते हैं जी, डिबेंचर एक तरीके का क्या है, लोन है। क्या क्या डिबेंचर कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्या क्या डिबेंचर कंसिडर नहीं किया जाएगा, जो आरबीआई के चैप्टर 3D में लिखा है या जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कह देती है। इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है, कंपनी के लिए एक उधार होता है, कोई वोटिंग राइट नहीं होता, ट्रांसफर हो सकता है और कन्वर्ट भी किया जा सकता है। डिबेंचर सर्टिफिकेट साइन वही 2 डायरेक्टर्स करेंगे, वरना डायरेक्टर प्लस सेक्रेटरी करेगा। 6 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट और 1 मंथ ऑफ ट्रांसफर। उसके बाद ऑप्शन टू कन्वर्ट है, ठीक है, एसआर पास करो, कन्वर्ट कर दो। कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। मैक्सिमम डिबेंचर्स 10 साल, इंफ्रास्ट्रक्चर 30 साल। क्या चार्ज क्रिएट करना होता है? यस। अमाउंट जो चार्ज का क्रिएट होगा वो वैल्यू ऑफ डिबेंचर से कम नहीं होना चाहिए। क्या डिबेंचर ट्रस्टी को 60 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करना होता है? यस, करना होता है। ये बेसिकली बनाया जाता है टू प्रोटेक्ट द डिबेंचर होल्डर्स। सिक्योरिटी किसके फेवर में दी जाती है? डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में दी जाती है। डीआरआरए बनाते हैं किससे? आउट ऑफ प्रॉफिट से, और ये यूज होता है ओनली फॉर द रिडेम्पशन। अब हमें बताना है किस किस कंपनी को डीआरआर बनाना है। अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई, पीएफआई और एनबीएफसी और एचएफसी, डीआरआर बनाना है और डीआरआई भी बनाना है, लेकिन डीआरआई ऊपर भी बनाती हैं लिस्टेड कंपनीज जो पब्लिक इशू ला रही हैं, और जो एनबीएफसी हैं या एचएफसी हैं या अदर लिस्टेड हैं वो इन्वेस्टमेंट भी करती हैं। इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है और कब तक करनी है? 15% करनी है, जो मैच्योर हो रहे हैं अगले साल अप टू 30 अप्रैल। कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? शेड्यूल्ड बैंक में कर सकते हो, अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज में कर सकते हो, अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेक्शन 20 में कर सकते हो, अनएनकम्बर्ड बॉन्ड ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में भी कर सकते हो। अगर पार्टली पेड अप कन्वर्टेबल हैं, अगर पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, तो आपको डीआरआर सिर्फ किस पोर्शन का बनाना है? जो नॉन कन्वर्टेबल है, ठीक है। अगर आप 500 से ज्यादा को डिबेंचर इशू कर रहे हो या वाया प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, तो डिबेंचर ट्रस्टी का नाम आपके प्रोस्पेक्टस में भी आना चाहिए। कौन कौन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता है? क्या बताया था हमने? रिलेटिव ने रिलेशनशिप में शेयर्स का लेना देना किया और गारंटी ली कि पकोड़े अच्छे हैं। क्या था ये? किसका? डायरेक्टर या केएमपी का रिलेटिव डीटी नहीं बन सकता। रिलेशनशिप किसी भी तरीके की पेक्यूनरी रिलेशनशिप है, पेक्यूनरी रिलेशनशिप में क्या आएगा? 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और 50 लाख विचएवर इज लोअर। अगर इससे ज्यादा की रिलेशनशिप है तो नहीं होगा। शेयर्स ले रखे हैं, बेनिफिशियरी इंटरेस्ट है, क्वेश्चन किया था। शेयर्स लेना सिर्फ नहीं होगा, अगर बेनिफिशियरी इंटरेस्ट नहीं है, अगर है तो नहीं बन सकते हैं डिबेंचर ट्रस्टी। देना है कंपनी से, कुछ देना है कंपनी को या गारंटी ले रखी है, नहीं बन सकते। कंपनी के प्रमोटर हो, केएमपी हो, ऑफिसर हो, डायरेक्टर हो या एम्प्लॉय हो, तो भी आप डीटी नहीं बन सकते हो, ठीक है। अगर 1/10 वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग कहते हैं तो मीटिंग बुलाई जा सकती है। डिबेंचर ट्रस्टी आपको ध्यान से काम करना है। अगर आपको लगता है कि गड़बड़ हो रही है तो आप ट्रिब्यूनल से कहो, जिससे ट्रिब्यूनल फर्दर लायबिलिटी को रोक पाए, ठीक है। लिमिट ऑन बोरोइंग्स हम कर चुके हैं। एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड अगर ज्यादा है पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो एसआर पास करना होगा। फॉरफीचर का मतलब क्या होता था? जब्त कर लेना, लियन का अपना काबू कर लेना। फोर्स ट्रांसफर नलिटी होता था, किसी को कोई राइट नहीं मिलता था। और ब्लैंक ट्रांसफर में किसका हक होता था? जिसके पास आखिर में जिसका नाम उस ट्रांसफर पर लिखा जाता था, ठीक है। अगर बात करें मेंबरशिप की, तो मेंबर कौन कौन बन सकता है? जो सब्सक्राइब कर ले अग्रीमेंट से या बेनिफिशियरी ओनर। मेंबर माइनर मेंबर नहीं बन सकता जब तक फुल्ली पेड अप नहीं है। इनसॉल्वेंट मेंबर रहता है जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रहता है, सारे राइट्स होते हैं, और जैसे ही शेयर्स से छूटता है नाता तो हमारी मेंबरशिप क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है, राइट? क्लियर है? फर्म मेंबर बन सकती है? नहीं। एचयूएफ नहीं, ट्रस्ट नहीं। कंपनी दूसरी कंपनी में बन सकती है क्या मेंबर? हाँ, लेकिन अपनी होल्डिंग कंपनी में नहीं। ट्रेड यूनियन यस, गवर्नमेंट यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी यस, फॉरेनर यस, ठीक है।
सो ये हमारा किस चैप्टर का रिवीजन हो गया? दिस इज द रिवीजन ऑफ शेयर्स. ओके